दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व इस वक्त शुरू हो चुका है। पूरे देश में चुनाव को लेकर के माहौल गर्म है और इस वक्त सारी तरफ एक बात कही जा रही है कि मोदी को वोट दीजिए, 400 पार करने हैं। और हमारे साथ में भाजपा की बड़ी नेता और प्रसिद्ध उद्योगपति भगवती बलदवा जी मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि देश की जनता मोदी को ही वोट क्यों दे, क्यों 400 पार की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको और आपके सभी व्यूअर्स को नवरात्रि की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी जी शक्ति के आराधक है, माँ के उपासक है, मातृभूमि की सेवा करने वाले हैं। और मैं एक माँ होने के नाते यही कहूँगी कि मेरा वोट या मेरे जैसी करोड़ों माँओं का वोट मोदी को माताओं के सम्मान के लिए और किसी भी माँ के लिए या किसी भी महिला के लिए परिवार की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। और जब से मोदी जी आए हैं देश में शांति का माहौल है, वरना तो हर दिन कहीं कभी कोई बम विस्फोट, कभी कुछ होता था। मोदी जी के आने के बाद हमारी बाह्य सीमाएं सुरक्षित है, हमारे आंतरिक सारा सुरक्षित भी है, देश के अंदर भी हमारे सुरक्षा का माहौल है। तो मोदी जी का वोट मेरे जैसी महिलाओं की तरफ से परिवार की सुरक्षा के लिए और हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए। और मोदी जी के आप किसी भी भाषण को अगर सुनेंगे या उनका कोई भी कर्तृत्व अगर आप देखेंगे तो उनके मन में, उनके हर एक काम में माँ के प्रति, माताओं के प्रति, बहनों के प्रति सम्मान झलकता है। और उनकी हर योजना में बहनों के लिए विशेष होता है, इसलिए वोट मोदी जी को। लेकिन जब इतना कॉन्फिडेंस है भाजपा को कि मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, 400 पार भी चला जाएगा, तो ऐसी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? देश के अंदर केवल एक माहौल बना हुआ है ईडी, सीडी, सीआईबी, XYZ का, उनकी क्यों ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, जिसने भी भ्रष्टाचार किया है ये बात निश्चित है वो मोदी राज में बच नहीं सकता। भ्रष्टाचार करके अगर खाली पॉलिटिकल एजेंडा है ऐसा कहकर कोई नहीं बच सकता। किसी ने अगर गलत किया है तो एजेंसीज अपना काम कर रही है, इसके लिए मोदी जी कहाँ आते हैं ये समझ में नहीं आता। हमारे हिसाब से सारी एजेंसी स्वतंत्र है अपने तरीके से काम करने के लिए। अब कोई भ्रष्टाचार कर रहा है और वो इसे पॉलिटिकल एजेंडा बताकर बचना चाहता है तो वो संभव नहीं है। ओके, इस वक्त देश के अंदर राम को लेकर के भी एक बड़ा माहौल है। राम को लेकर के एक टेम्पो देश के अंदर क्रिएट किया हुआ है और कहा जा रहा है कि इससे भाजपा को ही फ़ायदा मिलेगा। क्यों ऐसा सोचा जा रहा है? ये तो जाहिर सी बात है, जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, इसमें गलत कहाँ है। 500 वर्ष की संघर्ष के बाद आज राम मंदिर, भव्य दिव्य राम मंदिर हिंदुस्तान की जनता को, सत्य सनातन संस्कृति को देखने को मिल रहा है। तो ये बिना मोदी जी के दृढ़ निश्चय के, बिना उनके प्रयासों के संभव नहीं था। ये भारत का बच्चा बच्चा जानता है। अवसर कांग्रेस के पास भी बहुत थे, अन्य पार्टीज़ के पास भी जब सत्ता में थे तो बहुत सारे थे, लेकिन नहीं कर पाए। मोदी जी ने ये किया है तो निश्चित रूप से राम की कृपा तो उन पर होगी। और जो सत्य सनातन संस्कृति को मानता है वो निश्चित रूप से राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में है और ये भाजपा को बढ़त दिलाएगा ही। मतलब कितनी बढ़त दिलाएगा? 400 पार या 400 के इधर-उधर, क्या सोचते हैं? नहीं, 400 पार तो है ही। और मुझे लगता है आप अगर देखें तो ये चुनाव तो एक तरफा सा चुनाव लगता है। भाजपा के सिवाय कौन सी पार्टी है जो उस मैजिकल आंकड़े पे फाइट भी कर रही है? क्या 272 पे तो कांग्रेस तो ने उतने सीट्स भी डिक्लेयर नहीं किए हैं, कैंडिडेट्स भी नहीं है, तो बहुमत में तो वो आने के लिए ही फाइट नहीं कर रहे हैं। तो ये तो चुनाव एक तरफा सा है, क्योंकि जनता ने देखा है देश के विकास के लिए, समृद्ध भारत के लिए, विकसित भारत के लिए मोदी जी को चुनना बहुत ज़रूरी है। पिछले 10 सालों में जो परिवर्तन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिला है, जो एक स्वाभिमान का भाव
देश के जन जन में जागृत हुआ है और हम भी कर सकते हैं और हमने करके दिखाया है। ये भाव जो जागृत हुआ है ये मोदी जी ने जागृत किया है। तो कहाँ कोई नेता, एक आप तो बताइए जो मोदी जी के कहीं समकक्ष भी खड़ा हो पा सकता है आज की परिस्थितियों में। चलिए, भारत का कोई भी नेता समकक्ष नहीं खड़ा हो पा रहा है, लेकिन अमेरिका जो है वो कांग्रेस के जिस तरीके से खाते फ्रीज किए गए, केजरीवाल को जिस तरीके से सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया, उसके बाद में अमेरिका कह रहा है, कनाडा कह रहा है और बाकी कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं वो कहने लग गए हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है और उसके ऊपर कार्रवाई हुई है और हम इसे कहें, आज विदेशी अगर कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो बात ये है कि उनकी अपना जो इंटरफियरेंस एक बहुत बड़े लोकतंत्र, भारत जैसे लोकतंत्र में था, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए वो हमारे आंतरिक और बाह्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारी सरकार बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जैसा मोदी जी कहते हैं कि हम न किसी से आंख झुकाकर बात करेंगे, न किसी को आंख दिखाकर बात करेंगे, हम आंख मिलाकर बात करेंगे। तो एक ऐसी सुदृढ़ स्ट्रॉन्ग सरकार है, जबकि विदेशी ताकतें चाहती है कि हिंदुस्तान में कमज़ोर सरकार हो। इसीलिए ये तो मीडिया का या एक प्रायोजित एजेंडा चल रहा है। आम जनता का इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वोट देने वाले लोगों ने डिसाइड कर लिया है, अब की बार 400 पार, इसमें कहीं कोई शक नहीं लगता। और आप तो सब जगह जाते हैं, आप तो लोगों से मिलते भी हैं, आपने भी देखा होगा, माहौल देखा होगा, लोगों का मूड देखा होगा। ठीक है, मोदी को लोग वोट दें या मोदी के नाम पे, क्योंकि इस बार ऐसा हो रहा है कि एक तरफ बीजेपी के लिए लोग मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं, तो वास्तव में जो लोकल लीडर्स हैं वो पूरी तरह से गौण हो चुके हैं। तो इनको लेकर के आपका क्या कहना है? क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग एक तरफा केवल मोदी की तरफ ही देख रहे हैं, वो जो लोकल लीडर है उसकी तरफ कोई फोकस भी नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं, 2019 में भी था। मोदी जी ने इतना काम करके दिखाया है, देश के युवाओं के सपनों को उड़ान दी है, देश की महिलाओं के में जागृति लाए हैं, महिलाओं के सपनों को उड़ान दी है। आज हर एक को लगता है कि हम भी अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो स्वाभिमान की भावना जब जागृत हुई है, और निश्चित रूप से क्योंकि लीडरशिप इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनका अपना एक विजन है, जो व्यक्ति अथक बिना थके देश के उत्थान के लिए, देश के जन जन के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये माहौल तो बनेगा, व्यक्ति का प्रभाव तो होगा ही। और ये अच्छी बात है, लीडर तो एक ही होता है, 10 लीडर थोड़े होते हैं। उस एक लीडर के पीछे सारा जन समूह चलता है। तो ये बात सही है, इस बार जो भी व्यक्ति वोट करेगा वो वोट मोदी जी के लिए करेगा। ठीक है, इस बार मोदी जी के लिए वोट करेगा। और पिछली बार जब मामला था तब 370, राम मंदिर, इन सारे मुद्दों को लेकर के चीज़ें हो रही थी, बातें हो रही थी। इस बार अगर मोदी जी सरकार फिर से इसी फॉर्मेट में बना लेते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि देश किस लेवल पे ऊपर जाएगा, इकोनॉमिक लेवल पे, और देश के अंदर जो बाकी मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे हैं जो इस बार पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे? देखिए, 370 भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बड़ा हवा दिखाया जाता था कि 370 अगर हटा दोगे तो देश में खून की नदियां बह जाएगी, और महबूबा जी कहा करती थी कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। कब 370 हटा और कितना स्मूथली हटा। और आज जो जम्मू कश्मीर में प्रोग्रेस की जो लहर दिखाई दे रही है, प्रगति की जो लहर दिखाई दे रही है, और वहाँ का जनमानस जो मुख्य धारा में जुड़ रहा है, तो निश्चित रूप से ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो भाजपा के लिए और मोदी जी के लिए प्लस होगा। अभी अगर जीतते हैं तो नेक्स्ट टर्म में आप भारत को कहाँ देखेंगे? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कंप्लीट हो जाएंगी? देखिए, हमें लगता है कि देश का समुत्थान करना है, और हर धर्म जाति पथ मंथ की महिलाओं का अगर उत्थान होना है, करना है, तो निश्चित रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। और हमें विश्वास है सीएए तो लागू हुआ ही है और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा। इसको किसी धर्म विशेष से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, ये महिलाओं से संबंधित है।
ये महिलाओं के हक से संबंधित बात है। और जनसंख्या विस्फोट एक ऐसा मुद्दा है जिसे सारी दुनिया देख रही है, उस पर अगर नियंत्रण करना है तो इसे लाना ही चाहिए, ये देश के विकास के लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा बहुत सारी विकास की योजनाएं हैं जिनको मोदी जी के तीसरे टर्म में गतिशीलता मिलेगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने धन्यवाद बताया आपका। कि मोदी जी को क्यों लाना ज़रूरी है, वो सारी बातें आपने सुनी ही ली हैं। और अगर ये बातें अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि बाकी लोग भी जान पाएंगे कि मोदी को लाना ज़रूरी है या नहीं लाना ज़रूरी है। धन्यवाद।